वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एफकैट एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जहाँ पे मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग जो प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन को, तो आप जो मार्क्स को टारगेट करें वो करें 200 प्लस, सो दैट आगे चल के आपको ये मार्क्स मेरिट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लान करने जा रहे हैं 45 से 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जिसको अगर आप इस वे से फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर आएगा और आप ये श्योर होंगे एग्जाम देने के बाद दैट यस यू हैव क्लियर्ड एफकैट एंड अब आप अपने एफएसबीज के लिए आगे प्रिपेयर करेंगे। तो आज के पूरे इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एफकैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जहां पे हमारा प्लान होगा 45 से 60 डेज के अंदर हम कैसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना होगा सो दैट हम एफकैट के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। हमारा जो एम, जैसे मैंने बोला कि हम 200 प्लस का एम टारगेट लेके चलेंगे सो दैट वी कैन स्कोर अराउंड 180 190 के आसपास हम स्कोर करें, बट 200 प्लस भी जा सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हो। पेपर के पूरे पैटर्न को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे पेपर पैटर्न का एक तरीके से ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पेपर एनालाइज करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक डिटेल पेपर एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। प्लस पेपर एनालिसिस करने के बाद हमें अपने अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो हमें अपने अकॉर्डिंग पेपर के अप्रोच को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन से सेक्शन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से सेक्शन में हम वीक हैं, और उसको हम साइड में रख के उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। अब बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या एफकैट का एग्जामिनेशन जो है वो 1 महीने में क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं या स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके एग्जामिनेशन चल रहे हो, तो 1 महीने वो बोलते हैं कि टाइम होने में चाहिए। तो ट्रस्ट मी, 1 महीने में डेफिनेटली क्लियर हो सकता है एग्जामिनेशन। इट इज नॉट लाइक दैट कि क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन वो 1 महीने प्रॉपर डेडिकेशन के साथ होने चाहिए और एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है, मैं आपसे इसी वजह से पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 1 महीने के अंदर पढ़ाई करके एफकैट के एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ था। एंड एफकैट एग्जामिनेशन इज नॉट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देयर इज अ रीजन। एफकैट के पेपर की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर एज कंपेयर टू अदर डिफेंस एग्जामिनेशंस। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। यहाँ पे देखिए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इस एग्जामिनेशन में एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। अगर मैं सीडीएस की बात करती हूँ, वहां पे देखेंगे आपको हर सेक्शन में एटलीस्ट 33% स्कोर करना होगा सो दैट आप ओवरऑल पेपर को क्वालिफाई करें। लेकिन यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया एंड करंट अफेयर्स हो गया, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस सेक्शन को या हर एक सेक्शन को पर्टिकुलरली क्लियर करना ही करना है सो दैट आप ओवरऑल पूरे पेपर को क्वालिफाई करें। अगर आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो कट ऑफ को क्रॉस कर जा रहा है, देन यू हैव क्वालिफाइड द पेपर इररिस्पेक्टिव कि आपने किसी भी सेक्शन में कितना स्कोर किया हुआ है। इसके जो सारे सेक्शंस हैं वो सारे के सारे स्कोरिंग सेक्शंस हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है रीजनिंग, विच इज वेरी इजी, और एफकैट का रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। हम मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, व्हेन वी आर ओवर कॉन्फिडेंट या हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन जो रीजनिंग का लेवल इसमें आता है, दैट इज मच 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 इजियर एज कंपेयर टू अदर एसएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। प्लस एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूँ, चाहे वो सीडीएस हो गया, आईनेट हो गया, आपका एनडीए हो गया, उनसे आपको कम इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको हर सेक्शन के लिए कट ऑफ नहीं चाहिए होती है। प्लस जो इसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, वो अगर आप डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करें तो दैट इज मच ईजियर जितना आप सीडीएस के लिए पढ़ाई करते हैं। अगर उसका 1/4 भी अगर आप एफकैट के लिए डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करेंगे तो 110% आपका एफकैट एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो इंग्लिश में ये आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है एंड यही हमें डिसाइड करके बताएगा कि हम कैसे 200 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस देखिए, टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब 100 क्वेश्चंस के हम फर्दर डिविजन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑलराइट, सो ये चीजें क्लियर हो गई। सो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर हो गया 300 मार्क्स का। अब इसमें इंग्लिश के
सेक्शन को हम देखते हैं। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 3 करूँ इसको तो 75 मार्क्स आपके इंग्लिश सेक्शन के होते हैं। रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 96 मार्क्स। मैथ्स के 18 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 बिकम्स 54 मार्क्स। एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 विच अगेन बिकम्स 75 मार्क्स। तो अगर आप मार्क्स को टोटल करेंगे तो इट विल बिकम 300 मार्क्स और क्वेश्चन को सम अप करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 100 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। अब इंग्लिश का ब्लूप्रिंट समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो होते हैं पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दे दिया जाता है, उस पैसेज के बेसिस पे हमें जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स जो पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे करके इस पेपर में आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए यहाँ पे, यानी 3 क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, इन्हें आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। और ये प्रैक्टिस हम बचपन से करते हैं, क्लास 8 9 में हमने पैसेज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो दिस इज नथिंग न्यू, ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। उसके बाद आता है आपका क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट भी हम करते आए हैं हर एग्जामिनेशन में। आप देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपको सूटेबल वर्ड्स को उनको फिल अप करना होता है। तो ऑब्वियसली जिनकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या फिर जो दूसरे स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं। मगर अगर मैं 5 क्वेश्चन की जगह इसमें भी अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी क्लॉज टेस्ट आप एटलीस्ट स्कोर कर पाएंगे। 2-3 क्वेश्चन पूरे पेपर को आपको खराब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी परेशान होने की कोई बात नहीं, आगे हम इसकी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे क्या है। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पैसेज से रिलेटेड आ गए 3 क्वेश्चंस, क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड आ गए आपके 5 क्वेश्चंस। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके हो गए 8 क्वेश्चन, यानी ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे पूरे के पूरे पैटर्न में। आप कितने भी प्रीवियस के पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे और 4 एंटोनिम्स और 4 सिनोनिम्स आएंगे, यानी ये हमें प्रिपेयर करना ही करना है। उसके बाद आपके स्पेलिंग एरर रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, यानी रॉन्ग स्पेलिंग दे दी गई है और आपको उसको करेक्ट करना है। तो ऐसे रॉन्ग स्पेलिंग के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हम स्पेलिंग एरर नाम देते हैं। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, 5 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के फिक्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी क्योंकि पैटर्न में चेंज होता है, सो एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, आपका एरर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी सेंटेंसेस में एरर हो, आपको मॉडिफाई करना हो, या फिर कभी कभी ईडियम एंड फ्रेजेस की जगह आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसी तरह आएंगे वंस द पैटर्न इज चेंज। तो ये एक्सेप्शन है, बट हम इसे मान के चलेंगे कि इंग्लिश में जो भी हमने काउंट किया अभी तक, पैसेज हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गया, एरर सेंटेंसेस हो गया या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाहर इंग्लिश में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन्हीं जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जो मैंने सिलेबस आपको बताया, हमें सिर्फ इसी सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है एंड नथिंग एक्स्ट्रा। नथिंग एक्स्ट्रा मीन्स एक क्वेश्चन भी आपको इसके बाहर का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन क्रॉस चेक दिस सिलेबस विद द प्रीवियस पेपर्स ऑफ एफकैट एग्जामिनेशन या फिर मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपके पास कोई रखा हो तो आप उसके साथ क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। टिप्स इंग्लिश के एग्जामिनेशन के लिए मैं क्या देना चाहूंगी, टिप्स ये है कि जैसे मैंने बोला पैसेज बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे आप मान लीजिए क्योंकि आपने पैसेज पढ़ा होगा तो 3 में से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। क्लॉज टेस्ट भी उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता है, इट्स लाइक पैराग्राफ राइटिंग जहाँ पे आप वर्ड्स को फिलअप करते हैं। तो अगर 5 में से कोई इसमें 5 नहीं भी कर पाता है, 2 या 3 अटेम्प्ट करता है, तो भी अगर हम 3 मान के चलते तो भी हमारे 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, यानी 6 मार्क्स, ज्यादा लॉस हमारा इसमें नहीं हुआ। उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो मान लिया कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होंगे, बट अगर 8 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे किए हों तो भी हमारा ये सेक्शन उतना खराब नहीं जाने वाला है। यानी 2 क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिए और 4 क्वेश्चन हो गए आपके, हो गए यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो हम इजीली रेक्टिफाई कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से अगर आपने 2 या 3 भी बना लिया तो आपका 1 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 6 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे। ईडियम एंड फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 2 से 3 भी सॉल्व किया तो भी मैं टोटल मानूं कि 10 क्वेश्चन हो गए जो आपने छोड़ दिए, यानी 30 मार्क्स। ठीक है, तो 270 मार्क्स अभी आपके हाथ में है।
तो इंग्लिश सेक्शन जो बच्चे वीक हैं, जो जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ 30 मार्क्स आपने कमाए। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप सेक्शन को ब्लैंक छोड़ के आएंगे, आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने मिनिमम अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए आपके सामने कैलकुलेट करा है, और अगर आप उतने क्वेश्चंस को छोड़ भी आते हैं एग्जामिनेशन में, तो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाकी के सेक्शंस में, और आप एफकैट एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश के एग्जामिनेशन के लिए जो मेरी टिप्स रहेंगी वो ये रहेंगी, क्योंकि मैंने जो आपको पैटर्न बताया उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको करना क्या है कि जो अनसीन पैसेजेस हैं उनकी आप डेली से डेली प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 2 से 3 पैसेज आप डेली प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस करें, आप 2 से 3 क्लॉज टेस्ट आप इसमें प्रैक्टिस करें। मिसस्पेल्ड वर्ड्स आप देख लें, 10 से 15 मिसस्पेल्ड वर्ड्स डेली आप देखें, उन्हें लर्न करने की कोशिश करें, उनकी स्पेलिंग जानने की कोशिश करें। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स 20 वर्ड आपको डेली प्रिपेयर करना है, उनकी मीनिंग्स जाननी है, जो भी वर्ड्स आपने लिए। अगर डेली आप 1 महीने तक करते रहे, तो जो आप सिलेबस कवर करेंगे बेसिकली एंटोनिम्स का 500-600 के आसपास, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एफकैट एग्जामिनेशन। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 30 डेली प्रैक्टिस करने होंगे, सो दैट आप इसमें भी अच्छे खासे अमाउंट, अच्छे खासे नंबर पे क्लियर कर सके। फॉर एग्जाम्पल 500 से 700 के बीच में आपके ईडियम एंड फ्रेजेस कवर हो जाएंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि एक रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस के होते हैं, तो आप जब बार बार उन्हीं चीज को रिपीट करते रहेंगे तो चांसेस हैं कि सेम क्वेश्चन अपेयर हो जाए एंड आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये आएंगे ही आएंगे। इट इज जस्ट दैट हमें उस मैक्सिमम नंबर तक जाना है जहाँ पे हम जाके उसका सिलेबस खत्म करके और उन चीजों को कंप्लीट करके उसमें हाई स्कोर कर सके। तो इंग्लिश, वो बच्चे जो इंग्लिश में वीक हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, सो डेफिनेटली दिस कैन बी अ स्कोरिंग सेक्शन फॉर यू। तो 75 मार्क्स यहाँ पे आपके हाथ में है, आप 75 में से 60 स्कोर करते हैं या 75 स्कोर करते हैं, दैट इज अप टू यू। बट परेशान होने वाली कोई बात नहीं जो 60 स्कोर कर रहा है उसके लिए भी, क्योंकि आपके पास बाकी के सेक्शंस रहते हैं। ऑलराइट, सो ये थी टिप्स मेरी इंग्लिश एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग के डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की। तो रीजनिंग का किस तरह से क्वेश्चन नंबर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ पे रीजनिंग में आते हैं आपके पिक्चर कंप्लीशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। पिक्चर कंप्लीशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर आपको दे दी है और इसको 3 पार्ट्स इसके फिल्डअप है, इसका 4th पार्ट मिसिंग है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के पिक्चर कंप्लीशन से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग होने वाला है, रीजनिंग का सेक्शन है, तो कोशिश आप सब ये करिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स कैरी करता है, 96 मार्क्स बेसिकली आपको रीजनिंग से इजीली मिलने वाले। तो रीजनिंग की आप सब जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए करिए, और रीजनिंग सेक्शन एफकैट का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद एनालॉगी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ये सेंटेंस रिलेटेड, वर्ड रिलेटेड भी आ सकती है, नंबर रिलेटेड भी आ सकती है, अल्फाबेट रिलेटेड भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल A:D, तो B:, क्या होगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न में आपको आगे काम करना है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, यही नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, ये वर्ड के भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद आपके ऑड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 4 से 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इसमें अलग चीज कौन सी है, ऑड वन आउट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया A, B, C और यहाँ पे हमने Z कर दिया। तो ये देखिए, ये 3 बिल्कुल पैटर्न में है, Z इज वेरी डिफरेंट, तो यहाँ पे Z अलग हो गया। इस तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, तो ऑड वन आउट आपका ये हो गया। फिर आते हैं आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप डेवलप करके बताना होता है कि आपको लॉयर हो गया, ये कोर्ट हो गया और उसके बाद क्राइम हो गया, इनके बीच में अब आपको वेन डायग्राम की हेल्प से रिलेशन बताना होता है। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आता है डॉट पिक्चर कंप्लीशन, यानी पिक्चर बनी होगी, पिक्चर पे आपको डॉट दिया होगा, ठीक है। जैसे 2 ये पिक्चर बन गए, इस पे डॉट्स दिए होंगे अलग अलग जगह पे। अब आपको आगे 4 पिक्चर्स और मिलेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन
जो है इस पिक्चर को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, इसकी क्लासेस भी लूंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ कि डॉट पिक्चर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। फिर आता है स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, कभी कभी जैसे पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके डाइस रिलेटेड या मिरर इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो रीजनिंग का सिलेबस है वो इसके बाहर नहीं आने वाला, और रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ देखिए दैट इज मच 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 ईजियर। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, और यहाँ पे 96 मार्क्स हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं 96 ना भी मानूं तो भी 85 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो 85 हम टारगेट मान के चलते हैं। वैसे तो हम कोशिश करेंगे 96 में से 96 स्कोर करें, बट फिर भी अगर मैं मैक्सिमम चीजें भी छोड़ दूं तो भी 85 प्लस इजीली रीजनिंग सेक्शन में स्कोर हो सकता है। तो वहां पे आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर दिया, 50-60 नंबर आपके इंग्लिश में आ गए, 85 मार्क्स आपके यहाँ आ गए। अगर आप ये 2 सेक्शन से ही इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं कैट एग्जामिनेशन की। अब रीजनिंग सेक्शन को लेके जो टिप्स होंगे, जैसे मैंने बोला पिक्चर कंप्लीशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ईजी है, ये आप 5 कर लेंगे। एनालॉगी के भी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रिलेशनशिप आप वंस पेपर में बैठेंगे, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी पिक्चर के अकॉर्डिंग देख के या सेंटेंसेस को देख के इजीली एनालॉगी आप डेवलप कर सकते हैं, आंसर उसका निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद ऑड वन आउट भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 5 क्वेश्चंस इसके हो गए। वेन डायग्राम सॉल्व हो जाएगा, डॉट पिक्चर के 5 क्वेश्चंस एंड स्पेशल एबिलिटी के। तो इस तरह से 96 मार्क्स हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे रीजनिंग में वीक हैं वो वीक होने के बावजूद एटलीस्ट 85 प्लस इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। टिप्स मेरी अपार्ट फ्रॉम दिस रीजनिंग के लिए जो रहेंगी वो रहेंगी कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जो भी मैंने सिलेबस बताया इन 4-5-6 चीज़ों से रिलेटेड आप इसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए। इसके बाहर बिल्कुल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें तो यू हैव टू फोकस प्रॉपरली, कंसंट्रेट प्रॉपरली। एंड जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। स्किप करने से क्या होता है, हम क्वेश्चन को ओवर रीड करते हैं तो पूछा कुछ और हो जाता है और हम बाय मिस्टेक करके कुछ और आते हैं। तो जो भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, इनफैक्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन को ओवर रीड ना करें, ओवर स्किप ना करें। एंड नेवर बिकम टू कॉन्फिडेंट। यानी कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो कभी कभी हम देखते हैं क्वेश्चन देख के और हमें लगता है यार ये तो हमने किया हुआ है, ये तो हमें आता है। वहां पे क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अगेन ये दोनों चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। स्किपिंग, ओवर स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन हो जाती है, ओवर रीडिंग हो जाती है। ये गलती आप ना करें। आपको आता होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बी काम एंड कंपोज्ड व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, एक एक ऑप्शन देखें और उसके बाद ही जाके आप टिक मार्क करें। बिकॉज जितना ज्यादा ये स्कोरिंग सेक्शन है उतना एक छोटे से डाउट की वजह से, एक छोटे से पॉइंट की वजह से आपका रीजनिंग का सेक्शन जो है वो खराब भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आंसर्स यहाँ पे गलत होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में, मैथ्स में तो हम सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो चीजें हमें जो आंसर्स लगते हैं वो आंसर्स होते नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर फोकस नहीं करते हैं। तो वहां पे बहुत माइन्यूट चीजों को भी हमें नोटिस करना होता है और बहुत ध्यान से ऑप्शन लगाना होता है, क्योंकि ये सेक्शन जितना ज्यादा स्कोरिंग है उतना ज्यादा नेगेटिव मार्क्स भी सबसे ज्यादा रीजनिंग के सेक्शन में ही आते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरी टिप्स थी रीजनिंग के सेक्शन के लिए। अब आते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स अगर आप चाहें तो क्लास 8th 9th 10th की बुक्स आप उठा के देख सकते हैं। उसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 9-10 पॉइंट्स, इन्हीं 9-10 पैटर्न्स के ऊपर एफकैट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग इसलिए नहीं की है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस वेरी करते हैं उनके अमाउंट में। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, दे में वेरी। आपके 18 क्वेश्चंस होते हैं, तो 18 में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि ये 9 है, तो हर एक के अगर 2 क्वेश्चन आए या किसी के क्वेश्चन स्किप हो गए, नहीं आए, तो उससे रिलेटेड किसी के 3 भी आ सकते हैं। बट
ये 9 टॉपिक्स हैं, ये 9 टॉपिक्स से रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, 9 टॉपिक्स से रिलेटेड रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए, एंड यही 9 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा 10th टॉपिक आपको मैथ्स में नहीं मिलेगा। तो मैथ्स के लिए बहुत बच्चे जैसे मैथ्स से घबरा जाते हैं, मैथ्स से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो दिस मैथ्स इज वेरी इजी। क्लास 8, 9, 10th का जो मैंने बताया लेवल होगा, ये उनमें आपको इजीली उनकी एनसीईआरटी आप सॉल्व करिए, ये सेक्शन भी आप इजीली कवर कर ले जाएंगे। तो अगर आपने 18 में से मैं कहूँगी 10-12 क्वेश्चन भी अप्रोच करा तो भी मैथ्स सेक्शन आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकता है। मैथ्स के लिए टिप्स मेरी जो रहेंगी वो ये रहेंगी कि आप डेली प्रैक्टिस करिए मैथ्स के क्वेश्चन को। जो मैंने 9 टॉपिक्स बताए, मैंने यही बोला कि 9th टॉपिक के अलावा 10th टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 9 टॉपिक्स हैं उन्हीं 9 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। डेली 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करिए। जो बेसिक फॉर्मूलाज है इन 9 टॉपिक से रिलेटेड, आप इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर करिए, उन्हें याद करिए एवरीडे। पेपर सॉल्व करते टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान लगे, क्योंकि मैथ्स है, आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको बाकी क्वेश्चंस भी क्योंकि अटेम्प्ट करना होगा, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको मैथ्स सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है। यूजुअली मैथ्स के सेक्शन को सबसे लास्ट में रखा जाता है। आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ट्रिक्स भी डिसाइड कर सकते हैं फॉर्मूलाज को याद करने की या किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। आपके अपने ट्रिक्स एंड पैटर्न्स हो सकते हैं, सो दैट आपको वो इजीली रिमेम्बर हो। और जैसे मैंने बोला बार बार कि 5 क्वेश्चंस डेली आप जो भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड एवरीडे 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप इजीली 1 महीने तक अगर करेंगे तो मैथ्स भी, आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, एंड मैथ्स भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सेक्शन हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जीके के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कहाँ तक का आता है? करंट अफेयर्स मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ें। जब भी आपका एफकैट का एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है उससे पहले के 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं जाना है आपने, सिर्फ 6 मंथ पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। उसमें भी करंट अफेयर्स में आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आपको डिफेंस रिलेटेड, यानी पास्ट 6 मंथ्स में डिफेंस रिलेटेड कितनी ज़्यादा डील्स हुई हैं या क्या न्यूज़ आई है, वो आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको पढ़ना है, फिर ऐसी कोई चीज़ें जिसने इकोनॉमी को इफेक्ट किया हो, फिर आपको इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल पे जाना है। तो ये आपके करंट अफेयर्स का ब्रीफिंग हो गया। हमें कोई भी यूजुअली नेगेटिव चीज़ नहीं पढ़नी है। हमेशा कोशिश आपको ये करनी है करंट अफेयर्स में कि पॉजिटिव न्यूज़ को पढ़ें। जैसे बहुत लोग जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वो नेगेटिव न्यूज़ भी पढ़ते हैं। पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखनी है। कोई ऐसी न्यूज़ जिसने पूरी सोसाइटी को हार्म किया हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें तो दैट विल बी वेल एंड गुड। अदरवाइज जैसे मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर दिया है कि आपको पहले डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, फिर इकोनॉमी, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सेट पैटर्न होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में अब मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके में आपका आता है जैसे आपके फेमस बुक्स एंड ऑथर्स आ गए। स्टैटिक जीके में आपका आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनके नेम्स आ गए। डेज एंड थीम रिलेटेड आ गया। फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। बर्ड सेंचुरीज आ गई हैं, टाइगर रिजर्व्स आ गए, आपके बोटानिकल गार्डन्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह का स्टैटिक जीके का ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। यानी रिवर रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टैटिक जीके से, इनके बाहर से आपको नहीं आते। तो हमें बहुत ज़्यादा वास्ट में नहीं जाना, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहाँ से मटीरियल को पढ़ेंगे, तो हमें ज़्यादा वास्ट नहीं जाना। उसके बाद हमें आना है इंडियन डिफेंस सिस्टम पे, यानी तीनों फोर्सेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया, बेसिक आइडिया, उनके रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, उनके जो फील्ड हैं, फील्ड सर्विसेज के बारे में, उनके वेपन्स के बारे में एक बेसिक आइडिया हमें तीनों डिफेंस सर्विसेज के बारे में होना चाहिए, चाहे वो आर्मी हो गए, एयरफोर्स हो गए या नेवी हो गए। और रैंक स्ट्रक्चर में एक इक्विवेलेंट रैंक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे रियर एडमायरल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन इंडियन
आर्मी और इंडियन नेवी। इस तरह से इक्विवेलेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए तीनों विंग्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीनों डिफेंस सिस्टम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। एंड मिसलेनियस में फिर आपके आते हैं जनरल स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन। अब जनरल स्टडीज में क्या आ गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसमें भी आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 10 तक की अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 10, जिसमें आपकी केमिस्ट्री रिलेटेड और फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एयरफोर्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है बिकॉज इट्स अ टेक्निकल ब्रांच। तो आप लॉज एंड रूल्स रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि क्या लॉ किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स में ज़्यादा आ जाते हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए मेरा जो टिप रहेगा वो आपके लिए ये रहेगा कि जैसे मैंने बोला कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं एवरीडे, पास्ट 6 मंथ्स की न्यूज़पेपर पढ़िए। और न्यूज़पेपर में भी आपको प्रायोरिटी क्या देनी है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्योंकि आप डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हैं तो सबसे पहले डिफेंस न्यूज़ आप पढ़ेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर ऐसी कोई न्यूज़ जिसने इकोनॉमी को इफेक्ट किया हो, इकोनॉमी रिलेटेड, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल। मोस्टली आपको न्यूज़पेपर में से पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करना है। स्टैटिक जीके का मैंने बताया बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस होता है, तो अगर आप अपने सिर्फ स्पेसिफिक सिलेबस को पढ़ लें तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेट होते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व चेंज नहीं होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चेंज नहीं होंगे, इंडिया में हेरिटेज साइट्स नहीं चेंज होंगी, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, रिवर साइड सिटीज इन इंडिया, डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके, थीम रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपके। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो ये स्टैटिक जीके बस इन्हीं में से आने वाला है। इसके बाहर स्टैटिक जीके भी काफ़ी वास्ट होता है, बट उसमें भी एक लिमिटेड पोर्शन होता है जहाँ से एफकैट में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैंने बोला डिफेंस सिस्टम रिलेटेड स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं डिफेंस सिस्टम के, जैसे मैंने बोला रैंक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या डिफेंस में कोई मिसाइल डील हुई, या डिफेंस के जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, या आपके सबमरीन्स होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक तो आपको यूजुअली मिसाइल्स का नाम पता होना चाहिए, आपको सबमरीन्स के नाम पता होने चाहिए, आपको वेपन्स के नाम पता होने चाहिए, एयरक्राफ्ट के नाम पता होने चाहिए, सो दैट कभी कभी वो पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, जैसे क्वेश्चन एक आया था कि अरिहंत इज व्हाट, तो अरिहंत क्या है इसमें। अब जिसने पढ़ा होगा उसे ही पता होगा कि अरिहंत एक सबमरीन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसीलिए मिसाइल्स का नाम जानना बहुत ज़रूरी है और डिफेंस वेपन्स के नाम जानना बहुत स्पेसिफिक है। फिर आपका आता है जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में भी मैंने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गई, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं। तो क्लास 6 से क्लास 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ें, स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10, और उसमें भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा करें बिकॉज एफकैट जो है थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा देखता है। तो आप जो है रूल्स एंड लॉज जैसे होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड लॉज डिस्कवर किए होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ हो गया आपका, ठीक है। उसके सारे लॉज आप देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड सबको याद होता है, थर्ड लॉ में पूछो तो बहुत कम लोग बता पाएंगे, ठीक है, या सेकंड लॉ में पूछ लो न्यूटन सेकंड लॉ। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा लॉ किसने डिस्कवर किया था। प्लस बेसिक जो है वो आपका स्काई रिलेटेड फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं जहाँ से कैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये एक रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि जनरल नॉलेज का सेक्शन ऐसा है कि बहुत फास्ट इसका सिलेबस होता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक सोर्स को पकड़ना है और एक मटेरियल पे रिलाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आप स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ एक बुक लीजिए एंड उसी पे रिलाई करिए, इंग्लिश के लिए सिर्फ एक बुक लीजिए और उसी पे रिलाई कीजिए, मैथ्स के लिए सिर्फ एक बुक से पढ़ाई कीजिए, और आपका जीके के लिए आप एक बुक से पढ़ाई कीजिए। रीजन बीइंग, आप जो भी मटेरियल है बस आपको ये अश्योर करना है कि उस मटेरियल में आपको वो डिजायर्ड सेक्शंस यानी वो डिजायर्ड टॉपिक्स मिल रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं कि नहीं। एन नंबर ऑफ मटेरियल्स कलेक्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद देखिए, आप खुद भी, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा एग्जामिनेशन को देते देते कि आप जब जैसे जो 12 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के लिए इतनी सारी बुक्स लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप सारी बुक्स से तो नहीं पढ़ाई कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ना आप एंड मोमेंट पर रिवाइज कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि आप लिमिटेड मटेरियल रखें अपने पास और जो भी पढ़े मेक श्योर कि वो टॉपिक्स बस कवर कर रहे हों उसमें आपके, जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया। तो ये टॉपिक्स आपको जहाँ पे में मिले, ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट सोर्स हो, ये टॉपिक्स मिल रहे हो और बार बार आप इन्हीं को रिवाइज करेंगे,
तभी ये पॉसिबल होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लें। बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन अप करना और लास्ट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए रिवाइज करना एग्जाम से पहले के लिए, क्योंकि हमें फिर मटेरियल ज़्यादा लगता है और रिवीजन के लिए टाइम कम होता है, तो वहाँ पे हम हड़बड़ा जाते हैं और जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं हम वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल रखिए, बस मेक श्योर कि जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपके उन मटेरियल्स में कवर कर रहे हों। टिप्स फॉर एफकैट पेपर, मेरी जो पर्सनल टिप्स रहेंगी, मेरी जो एक्सपीरियंस से टिप्स रहेंगी वो ये रहेंगी कि जैसे मैंने बोला पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार एफकैट के पेपर को आप लेके बैठ सकते हैं और एक बार अपनी तरीके से चाहें तो पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप, मैं कहूँगी अपने तरीके से पैटर्न को आप समझिए। जैसे मैंने बोला, रिलाई ऑन लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फॉर स्टडी मटेरियल। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, आप किसी को, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए कि कोई 2 किताबों से पढ़ रहा है, कोई 5 किताबों से पढ़ रहा है। आप कितने से पढ़ रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी इज डिफरेंट और आपका पढ़ने का तरीका इज डिफरेंट। हमें क्या करना है, हमें वास्ट में नहीं जाना, हमें लिमिटेड। आप किसी के भी इंटरव्यूज देखिए, आप इंटरव्यूज में यूजुअली सुनते होंगे हर कोई यही बोलता है एक ही स्टडी मटेरियल पे आपने फोकस करना है। आपने बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन अप करके कुछ नहीं करना। हम स्टार्टिंग में तो बहुत जोश में कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हमें पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। इसीलिए मटेरियल बिल्कुल लिमिटेड रखिए सो दैट आपको ईजी हो कि अच्छा मुझे स्टैटिक जीके पढ़नी है तो मेरे पास ये बुक है, ये बुक उठाऊंगा तो मुझे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मुझे मैथ्स पढ़नी है तो ये 9 टॉपिक्स मैथ्स के हैं, मैं मैथ्स के लिए एक बुक, इंग्लिश के लिए एक बुक। तो इस तरह से आपके 4 बुक्स आते हैं जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। बी स्पेसिफिक वाइल स्टडिंग। जैसे मैंने बोला कि आप स्टडी मटेरियल बहुत सारा रखिए, मगर अगर वो स्टडी मटेरियल रेलेवेंट ही नहीं है, यानी ऐसा स्टडी मटेरियल आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं रीजनिंग के नाम पे पता नहीं कहाँ की रीजनिंग पढ़ते हैं, एसएससी की रीजनिंग पढ़ने लगते हैं, या लेवल ही क्वेश्चन का एक लेवल हाई होता है। तो जब वो क्वेश्चन का लेवल आप हाई करते हैं, दैट इज गुड कि आप हाई लेवल कर पाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तो आने नहीं वाला एग्जाम में। तो हमें लेवल भी वही रखना है, हमें पैटर्न भी वही रखना है और हमें क्वेश्चन नंबर्स भी उतने ही रखने हैं। तो जब भी आप स्टडी करें, आप ये ब्लूप्रिंट अपने सामने लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि हाँ रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करना। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आप कोई भी बुक उठाइए और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट मेक श्योर कि जो आपका ये ब्लूप्रिंट है आप इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इस ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रहा है तो आप भले ही उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए अनसॉल्व। मैं कहूँगी अनसॉल्व इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन से क्या होता है कि हम बोलते हैं हमने प्रैक्टिस पेपर्स लगा लिए, लेकिन जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं हम क्या करते हैं, उन्हें बस पेजेस टर्न करते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यानी हम खुद से सॉल्व नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है, हम बस देख के सोचते हैं हमें मेमोराइज कर लेंगे और याद रहेगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट वहीं मिलता है जब हम अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व करने बैठते हैं और वहाँ पे जहाँ पे हम अटकते हैं वहाँ पे हमें अपनी वीकनेसेस का पता चलता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप एफकैट के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स लीजिए और डेली पेपर सॉल्व करिए। लाइक डेली अगर आप लेके बैठेंगे तो आपको भी धीरे धीरे आप पेपर पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। एंड अगर आपने 1 महीने बोला है तो 1 महीने में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मेक श्योर यू आर रेगुलर। 1 महीने अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2 घंटे फिर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि उस 2 घंटे में भी डिस्टर्बेंस है। अगर आपको 1 मंथ में क्लियर करना है एग्जामिनेशन तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अपने स्टडीज को लेके। ऑलराइट, सो गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ जो भी मैंने बोला वो रेलेवेंट है, यू कैन शेयर दिस वीडियो सो दैट वी कैन रीच आउट n number of people and try to help them as well for clearing their FCAT examination. Also, I have a website जहाँ पे you can get my notes अगर आपको चाहिए हो हेल्प के लिए। The website is www.governmentcrackers.com. Apart from that, I have a forum also for queries। जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं यूजुअली उन्हें बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, या पीपल नॉट फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं। यू कैन ज्वाइन द फोरम दैट इज प्रेजेंट इन द वेबसाइट। आप वहाँ पे फ्री मेंबरशिप अभी आपको मिल रही है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। यू कैन सब्सक्राइब एंड गेट द मेंबरशिप एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो
आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और मेरे नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप उन नोट्स को लेके और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। वो नोट्स बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बताया उसमें कुछ भी आपको बाहर का नहीं मिलने वाला है। लिमिटेड मटेरियल है बट स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट मटेरियल है। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। एंड नेक्स्ट आगे मैं मिलूंगी जहाँ पे एफकैट के हम एक एक सेक्शन को और डिटेल में बढ़ेंगे एंड एफकैट के धीरे धीरे रीजनिंग की और मैथ्स की क्लासेस भी हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय